सभी दोस्तों को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में एकदम लगे होंगे। तो दोस्तों, आज आगामी कुछ ही समय में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है और जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और इन पेपर्स में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सभी साथी जो भी दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि हिंदी का जो रोल है वो इन सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए हम बड़े ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, प्यारे अंदाज में तैयारी करेंगे प्यारे बच्चों हिंदी की, जिससे कि हम 37 में से 37 नंबर लाने की तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। और आशा करता हूँ कि मैं बहुत ही बेहतर कर पाऊँगा आपके लिए। सभी लोग लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जैसा कि दोस्तों आज का टाइटल है वर्णमाला, तो हमें हिंदी की इमारत खड़ी करनी है तो सबसे पहले नींव बनानी पड़ेगी प्यारे दोस्तों। हिंदी की नींव जो है वो वर्णमाला है। हमें जो है वर्णमाला तो पढ़ना ही है। अगर हमें वर्णों का ज्ञान होगा तभी तो हम वर्णमाला सही से सीख पाएंगे, और हिंदी को आगे चलकर अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें वर्णमाला को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, अपने मन से, पूरे मन से, लगन से। आज शुरू करते हैं आज की क्लास वर्णमाला। जैसा कि टाइटल है प्यारे दोस्तों वर्णमाला, तो वर्णमाला की क्या परिभाषा है? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों, वैसे तो वर्णों की कोई माला नहीं होती, वर्णों का क्रम होता है। आज हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया का के बाद आपने लिख दिया आ के बाद लिख दिया आपने गा के बाद आपने लिख दिया अंगा। तो दोस्तों ये कोई वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला प्रॉपर तौर पर वर्णमाला उसे कहते हैं जो व्यवस्थित क्रम हो, जिसका एक निश्चित क्रम हो। का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद घा आएगा और घा के बाद अंगा आएगा। तो प्यारे दोस्तों वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। अब वर्णमाला की तो बात हो गई दोस्तों, तो हम जाने कि वर्ण क्या है। आखिर वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। प्यारे दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन पेपर वाला अगर आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तब आप कहेंगे ध्वनि। क्या कहेंगे? ध्वनि।
जब तक हम किसी भी वर्ण को लिखते नहीं हैं तब तक वह वर्ण ध्वनि रहता है। जैसे हम बोलें का, तो का एक ध्वनि है, ना कि एक वर्ण है, जब तक हम का को लिख नहीं देते। अब जैसे हमने का को लिख दिया तो ये लिखित रूप क्या है? वर्ण है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं दोस्तों। अक्षर, अक्षर जिसका कोई क्षर ना हो, जिसका विनाश ना हो, जो टूटे ना, उसे हम अक्षर कहते हैं। तो वर्ण और अक्षर को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा प्यारे दोस्तों। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर कोई पूछता है तो आप कहेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। क्या है? शब्द है। वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है प्यारे दोस्तों, इसीलिए भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कलम, जैसे कमल, जैसे नमक, ये सभी क्या हैं? ये सभी शब्द हैं, क्योंकि इनका एक अर्थ है। अगर मैं आपसे बोलूं लमन या कलम, कलम एक शब्द है, और मकल बोल दूं तो मकल कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मकल का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है प्यारे बच्चों। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वह है शब्द। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अब हम बात कर लें वर्णों के भेद की। वर्ण के भेद। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्णों के कितने भेद हैं? प्यारे बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक व्यंजन और एक स्वर। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है 33। और कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, उनको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। अभी बात कर लेते हैं स्वर की। पहले हम स्वर को समझ लें, उसके बाद व्यंजन पे आते हैं। एक एक करके स्टेप बाय समझ लें। तो हम बात करेंगे व्यंजन के स्वर की बात करेंगे। स्वर। तो प्यारे बच्चों, स्वर की क्या परिभाषा है? जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है, वह स्वर है। संस्कृत में एक पंक्ति है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वयं में राजा है वही स्वर है। तो स्वर हिंदी में लिखित रूप में 11 स्वर हैं। तो आप कहेंगे फिर इसके अलावा और कौन सा रूप होता है? लिखित रूप से स्वर 11। फिर आप कहेंगे दूसरा रूप कौन सा होता है? तो उच्चारण। उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से ये केवल 10 ही होते हैं। देख लेते हैं लिखित रूप से कौन कौन से स्वर हैं। आ,
बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अंग और आहा को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि ये स्वरों की श्रेणी से बाहर हैं। अंग जो है वह है अनुस्वार और आहा है विसर्ग, और इन दोनों को मिलाकर हम इनको कह देते हैं अयोग बाह। अयोग बाह। ये अंग जो है यह है अनुस्वार और आहा यह है विसर्ग। प्यारे बच्चों, जो री यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये लिखित रूप में तो स्वर है, लेकिन उच्चारण के रूप में इसको हम स्वर नहीं मानते हैं, इसको हम व्यंजन के रूप में लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर उच्चारण के हिसाब से 10 ही स्वर माने जाते हैं। स्वरों की एक और परिभाषा भी है, जिनकी पाई लगती है, जिनकी पाई होती है उन्हीं को स्वर कहते हैं, और जिनकी पाई नहीं होती उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब स्वर 11 होते हैं, इनके कई भेद हैं, कई प्रकार से स्वरों को बांटा गया है प्यारे दोस्तों। एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर, इनको आगत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहर से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में सीधे आया है, इसीलिए हम इसको आगत स्वर कहते हैं। और यह है औ। जैसे आपने कोई शब्द देखा होगा, डॉक्टर, डॉक्टर, तो जो औ यहाँ पर दिख रहा है आपको बच्चों, ये जो आ है ये आगत स्वर है और ये अंग्रेजी से सीधे आया है, इसीलिए हम इसको आगत स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, बोलने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर? प्यारे बच्चों, बोलने के आधार पर स्वर, मात्रा काल के आधार पर या समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व स्वरों की मात्रा क्या होती है? एक मात्रा होती है। और दीर्घ की 2, दीर्घ की मात्रा होती है 2 और प्लुत स्वर की मात्रा होती है 3। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने पर। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है प्यारे बच्चों 4। आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री, ये 4 जो स्वर हैं वह ह्रस्व हैं। तो प्यारे बच्चों, शेष बचे हुए स्वर कितने हैं? 7। ये 7 स्वर हैं दीर्घ। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो आप कहेंगे कि प्लुत स्वर क्या है? तो प्लुत स्वर जो है
केवल हमारे मस्तिष्क की उपज है, सोच है। किसी भी स्वर को जब हम अधिक देर तक खींच कर बोलते हैं तो ऐसे स्वरों को हम प्लुत कहते हैं। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, कहीं जगह पर ओम शब्द का, विभिन्न जगहों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, बहुत सी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि ओम इस प्रकार से लिखा रहता है। तो जिस स्वर के पीछे 3 का निशान हो उसी स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं और इसका उच्चारण हम कुछ देर तक करते हैं, जैसे ओ। तो इस प्रकार की ध्वनियों को हम प्लुत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये तो हुआ मात्रा काल के आधार पर स्वरों का भेद। इसके अलावा स्वरों को जीव के आधार पर बांटते हैं। तो हम देख लेते हैं जीव के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए प्यारे बच्चों, जीव के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए बच्चों, आपको बड़े ही आसान तरीके से याद रहे इसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। तो अग्रस्वर जो है, अग्रस्वर को हम कैसे याद रखेंगे? आइए, क्या लिखेंगे? आइए, आइए। अग्रस्वर को हम आइए से याद रखेंगे। आ से अग्र और ई और ए, इनके दोनों रूप यही जो है अग्रस्वर हैं प्यारे बच्चों। ई बड़ी ई, ए और ऐ, ये चारों जो हैं ये अग्रस्वर हैं और इनको हम बड़े ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि आइए। आ से अग्र, ई से दोनों रूप ई के और ए से दोनों रूप ए के, ये जो हैं अग्रस्वर कहलाते हैं। और जो मध्य स्वर है छोटा आ। केवल जो छोटा आ है वह है मध्य स्वर। तो शेष बचे हुए जितने भी हैं वो कहाँ जाएंगे? पश्च में जाएंगे, पश्च स्वरों में जाएंगे। अब देख लीजिए कौन कौन शेष रह गया है। बड़ा आ, उ, बड़ा ओ और औ। 5, 1 6, 6 और 4 10। तो बोलने के आधार पर, जीव के उच्चारण के आधार पर ये स्वरों की जो संख्या है वो 10 है। और अग्र स्वर जो है इसको हम याद रखने के लिए बड़ा ही शानदार ट्रिक है आइए। प्यारे बच्चों, जीव के आधार पर स्वरों के भेद इस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, बड़े ही आसान ढंग से हम याद कर सकते हैं। अगला हम सीखेंगे मुख की आकृति के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो प्यारे बच्चों, मुख को खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
तो बच्चों, मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, आप नोट कर लें। पहला होता है समृत, समृत स्वर। दूसरा होता है अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। तीसरा भेद है विव्रत और चौथा भेद है अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। तो समृत किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने पर मुंह को अधिक खोलने की आवश्यकता नहीं है, या लगभग मुंह जो है जिनमें बंद ही सा रहता है, ऐसे स्वर जो है वह समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे उई, उई, उई। डॉक्टर जब आपको सुई लगाता है तो आप कौन सी आवाज निकालते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर जब सुई उनको लगाते हैं तो कैसे करते हैं? उई, उई। तो उ ई, उ और ई के दोनों जो रूप हैं वह जो है समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे उ, बड़ा उ, छोटी ई और बड़ी ई। इनको याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, उई, उई। प्यारे बच्चों, अर्ध समृत स्वर जिनमें मुख जो है वो बहुत ही हल्का खुले, ज्यादा ना खुले, उनको अर्ध समृत स्वर कहते हैं। इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। जब हम कि कोई व्यक्ति हमसे दूर हो और हम उसे बुलाते हैं, ओए, ओए, तो ओ ए, ओ ए, ये जो दोनों स्वर हैं ये स्वर कहलाते हैं अर्ध समृत स्वर। ओए, किसी को बुलाते हैं आप, अपने दोस्तों को, वो आपसे दूर खड़ा है, आप वहां खड़े हैं, आप बुलाते हैं ओए, तो ओए जो है, ओए से हम याद रखेंगे अर्ध समृत स्वर को हम ओए कहते हैं। विवृत स्वर का मतलब है जिसमें मुख जो है पूरा खुल जाए। तो एक ही वर्ण है जिसमें मुख पूरा खुलता है, वो है आ। बोल के देख लीजिए, बड़ा आ। आ में मुख जो है पूरी तरह से खुलता है, अतः आ को हम विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत। अब शेष जो बचे वे सभी कौन हैं? अर्ध विवृत हैं। कौन कौन बच गया? नोट कर लीजिए। देखिए, और रह गया है, और कौन रह गया? छोटा आ, छोटा आ रह गया, ए रह गया है। क्या रह गया है? ए। गिनिए, 4 2 6 1 7 3 10। तो 10 प्रकार के जो स्वर हैं, 10 जो स्वर हैं वह इस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है मुख के आधार पर। अब हम समझ लेते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेदों को हम समझ लेते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। एक होता है व्रतमुखी, और दूसरा है आवृतमुखी। आवृतमुखी जिन स्वरों को बोलने पर मुंह का आकार वृत्त की तरह हो जाता है, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ,
इनको बोलने पर जो होठ है, होठ की जो संरचना है वह वृत्त बनाती है, और वृत्त बनाते जो भी बोलने पर जिन स्वरों को बोलने पर होठों पर वृत्त जैसी संरचना बन जाए, ऐसे स्वरों को हम वृत्तमुखी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इन चार को छोड़कर शेष बचे हुए जो 6 हैं वे कौन से होंगे? वे आवृत्तमुखी होंगे। नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, और कौन सा बचा? बचा ए और ए। इस प्रकार से होष्टाकृति के आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं। एक आधार और है बच्चों, पूछा नहीं जाता है परीक्षाओं में, फिर भी हम उसे समझ लें तो ज्यादा बेहतर है, कि जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर जाति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं प्यारे बच्चों। एक तो है सजातीय, और दूसरा है विजातीय। सजाती कौन सा है? जिसकी एक जैसी जाति हो, जैसे आ, ई, उ, ये 6 जो हैं वह सजातीय हैं, और बाकी बचे हुए शेष जो हैं वो विजातीय हैं। जैसे ए, ओ, औ। ये सभी जो हैं वो अलग अलग हैं, और इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये जो चारों स्वर हैं इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त क्यों कहते हैं हम? संयुक्त इसलिए कहते हैं कि ए जो है वो बनता है आ और ई को मिलाकर ए का निर्माण होता है। ए, आ, धन उ, ए, ओ किससे बनेगा? ओ, आ, धन उ, तो ओ बनता है आ और छोटा ऊ से मिलकर, और औ बनता है प्यारे दोस्तों आ और ओ जब मिलते हैं आपस में तो औ बनता है। यहां पे मैंने कुछ शायद मिस्टेक से बोल दिया होगा, आ ऊ नहीं, आ के साथ जब ए मिलता है तब बनता है ए, और इस प्रकार से ये 2 अलग अलग अक्षरों के मिलने से बनते हैं, इसीलिए हम इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बड़े ही बेहतर ढंग से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। स्वरों से संबंधित इससे प्रश्न, कोई भी प्रश्न स्वरों से संबंधित इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं प्यारे दोस्तों। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, और वहां पर हम बात करेंगे व्यंजन की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।